हाय एवरीवन। सो इन एमएससी अभी तक हम क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं? हमने डिस्कस किया जनरल अपीयरेंस एंड बिहेवियर, वी डिस्कस स्पीच, मूड एंड अफेक्ट, और फिर हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक एक डिस्कस किया थॉट। नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द एमएससी, और जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट इज परसेप्शन। नाउ फर्स्ट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि परसेप्शन होता क्या है। परसेप्शन का मतलब है सो वी रिसीव सेंसरी स्टिमुलस फ्रॉम द एक्सटर्नल वर्ल्ड। हमें बाहर के वर्ल्ड से सेंसरी स्टिमुलस मिलता है थ्रू आवर सेंस ऑर्गन्स। सो वी गेट विजुअल स्टिमुलस, वी हियर थिंग्स, वी स्मेल, वी टेस्ट, एंड एक सेंस ऑफ टच होता है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज परसेप्शन। सो लेट मी फर्स्ट ड्रॉ दिस। अगेन इग्नोर माई ड्रॉइंग, लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। सो एज आई सेड, हम चीज़ें देखते हैं, वी सी थिंग्स, वी हेयर थिंग्स, वी स्मेल थिंग्स, वी हैव सेंस ऑफ टेस्ट एंड वी हैव अ सेंस ऑफ टच। तो हमें एक्सटर्नल स्टिमुलस मिलता है और फिर वो जो स्टिमुलस है हमारा ब्रेन इंटरप्रिटेशन करता है दैट व्हाट इज दैट स्टिमुलस। तो ब्रेन गिव्स अ मीनिंग। फॉर एग्जांपल, आई एम होल्डिंग दिस पेन, ऑल ऑफ अस कैन सी, सो वी कैन सी दैट इट इज अ वाइट ऑब्जेक्ट, इट इज सिलिंड्रिकल। मैं इसको टच भी कर सकता हूँ सिंस आई एम होल्डिंग इट। तो मेरे ब्रेन ने मुझे meaning दिया that I am holding a pen. So this pen is a perception. So whatever we hear, so you can see me, you can hear me, so all this is a normal perception. So this is what is a perception. So perceptual abnormalities क्या होती हैं? Let's try to understand. Suppose there is a patient who says, sir, on the screen along with you on your left side there is one more person sitting. क्या आपको कोई और दिखाई दे रहे मेरे अलावा? नहीं, बट उस पेशेंट को दिखाई दे रहे। पेशेंट से सर उसने वाइट हैट पहनी है, उसने वाइट शर्ट पहनी है, और उसके पास मुस्टैच है। सो ही इज एबल टू इवन डिस्क्राइब क्लियरली, उसको इतना क्लियर दिखाई दे रहा है जैसे आप मुझे देख पा रहे हैं वैसे ही वो उसको भी देख पा रहे हैं। सो दैट मीन्स देर इज नो ऑब्जेक्ट बट उसको दिखाई दे रहा है। सो दैट मीन्स ही इज एबल टू परसीव इट। सो दिस इज एबनॉर्मैलिटी ऑफ परसेप्शन। सो लेट्स डिस्कस परसेप्शन में हम क्या क्या एबनॉर्मैलिटीज इंक्लूड करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट एबनॉर्मैलिटी is illusion. Now again illusion, let's try to understand कि illusion क्या होता है। Illusion is a false perception. So ये perceptual abnormality है। So we are saying it is a false perception but with a real object. ये एक real object की false perception है। So let's try to understand this with the help of an example. Suppose एक person है, he is sleeping in the night. अचानक से उसकी नींद खुलती है and that person sees, उसको अपने बेड के नीचे एक स्नेक दिखाई देता है। ही इज एबल टू सी इट, मतलब ये एक परसेप्शन है। वो घबरा जाता है, वो चिल्लाता है। फैमिली मेंबर्स कम इन, वो लाइट स्विच ऑन करते हैं, तो जो पर्सन है ही सीज, ओ एक्चुअली ये तो रोप है। सो व्हाट इज दिस स्नेक? ये स्नेक क्या है? ये फॉल्स परसेप्शन है ऑफ अ रियल ऑब्जेक्ट। यहाँ पे रियल ऑब्जेक्ट क्या है? रियल ऑब्जेक्ट है रोप। सो आई एम श्योर हम सब ने कभी ना कभी ये एक्सपीरियंस किया है। सो इल्यूजन समटाइम्स वी एक्सपीरियंस इन आर डे टू डे लाइफ्स। एक और एग्जांपल, अ पर्सन इन द मिडल ऑफ द नाइट से दैट मेरी खिड़की के बाहर कोई खड़ा हुआ है। तो उसको लग रहा है, उसको दिख रहा है कि कोई बाहर खड़ा हुआ है। उसने लाइट स्विच ऑन की और देखा, ओ एक्चुअली वो तो कर्टन्स थे जो मूव कर रहे थे। सो व्हाट इज दिस? अगेन दिस इज अ इल्यूजन। सो इल्यूजन अगेन वी कैन ऑल्सो एक्सपीरियंस इन आर डे टू डे लाइफ्स। नाउ लेट्स डिस्कस a very important abnormality of perception. Again ये बहुत important है in psychiatry. One should know what is hallucination. So let's discuss what is hallucination. Again hallucination, these are all perceptual abnormality. So these are false perception without any real object. So this is what is hallucination. Now before understanding the characteristics of hallucination, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एक नॉर्मल परसेप्शन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। कोई भी आपके आसपास रियल ऑब्जेक्ट है, वो एक नॉर्मल परसेप्शन है। तो देखते हैं एक नॉर्मल परसेप्शन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। लेट अस से दैट दिस इज अ पेन, दिस इज अ रियल ऑब्जेक्ट, एक नॉर्मल परसेप्शन है, हम सबको ये पेन दिख रहा है। सो लेट्स ट्राई टू सी व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक। तो कोई भी रियल ऑब्जेक्ट जो हमारे पास है दैट इज वेरी क्लियर, हमें बड़ी क्लियरली वो एक्सपीरियंस हो रहा है। सो ये जो पेन है बड़ा क्लियरली हमें दिख रहा है। I am very close to it, so I can even tell, इतना length है and what is written on it, so I can, tell it, what are the details. So any real perception is very clear to us.
नाउ सेकंड थिंग इज इफ आई आस्क यू कि ये जो रियल परसेप्शन, रियल ऑब्जेक्ट है, ये कहाँ पे है? ये एक्सटर्नल आउटर स्पेस में है या हमारे माइंड में है? सो विल से सर इट इज इन द आउटर स्पेस, हम सबको ये दिख रहा है, सो इट इज इन द आउटर ऑब्जेक्टिव स्पेस। तो आउटर ऑब्जेक्टिव स्पेस मतलब एक्सटर्नल स्पेस। तो आप पूछोगे सर व्हाट इज देन इनर स्पेस? नाउ लेट मी आस्क यू, लेट अस से हम लोग सभी लोग किसी ना किसी हिली एरिया पे गए हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं अपने माइंड में जो लास्ट आप हिली एरिया में गए हो उसकी एक इमेज बनाने की कोशिश करो, ट्राई टू क्रिएट एन इमेज जो आपने लास्ट हिली एरिया देखा है। तो क्या आप वो इमेज बना पाओगे? यस, यू विल बी एबल टू क्रिएट दैट इमेज। तो वो इमेज कहाँ पे बनी? वो इमेज बनी इनर स्पेस में। समटाइम्स इट इज नोन एज माइंड्स आई, मन की आंख। सो उसे हम बोलते हैं इनर स्पेस। तो कोई भी रियल जो ऑब्जेक्ट होता है, रियल परसेप्शन होती है, वो कहाँ पे एग्जिस्ट करती है? इट इज इन द आउटर ऑब्जेक्टिव स्पेस। नाउ थर्डली टेल मी, क्या मैं सिर्फ सोच के इस रियल ऑब्जेक्ट, इस पेन को डिसअपियर कर सकता हूँ, गायब कर सकता हूँ? यू विल से नहीं सर। दैट मीन्स कोई भी रियल ऑब्जेक्ट है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पर्सन's विल, इट इज इनवॉलेंट्री। You will say, sir, you can throw the pen, but the pen will still exist. So any real object is not under our control. So these are the characteristic of any real, any normal perception. तो हमने नॉर्मल परसेप्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स अंडरस्टैंड की। अब हम डिस्कस करते हैं कि एक हैलुसिनेशन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। हमने डिस्कस किया कि हैलुसिनेशन दे आर फॉल्स परसेप्शन विदाउट एनी रियल ऑब्जेक्ट। नो, जिस पेशेंट को हैलुसिनेशन एक्सपीरियंस हो रही हैं उसको वो हैलुसिनेशन बड़ी क्लियरली एक्सपीरियंस हो रही है। यू कैन अंडरस्टैंड दिस दैट हैलुसिनेशन पेशेंट के लिए बड़ी क्लियर है, वेरी विविड, एज रियल, एज इफ वो रियल में हो रहा है। तो एक जो पेशेंट है जो बोल रहा है सर आपके साथ स्क्रीन पे लेफ्ट साइड में कोई और भी बैठा है, उसको इतना क्लियरली वो विजिबल है कि उसने डिस्क्रिप्शन दे दी। एक पेशेंट है जो बोल रहा है सर रूम में मुझे 2 लोगों की आवाज़ें आ रही हैं, बट रूम में हमें कोई आवाज़ नहीं आ रही। पेशेंट को इतनी क्लियरली वो आवाज़ें आ रही हैं कि पेशेंट ये भी बता पाएगा कि ये मेल की वॉइस है या फीमेल वॉइस है, एल्डरली की वॉइस है या यंग पर्सन की वॉइस है, और वो बोल क्या रहे हैं। सो एनी हेलुसिनेशन इज़ वेरी क्लियर एज इफ इट इज़ रियल। सो पेशेंट को वो ऐसे एक्सपीरियंस होता है जैसे एक्चुअली में वो है। सेकेंडली, पेशेंट सेज कि सर जो मुझे ये जो एक्सपीरियंस हो रहा है, जो हेलुसिनेशन पेशेंट को एक्सपीरियंस हो रही है, वो पेशेंट के कंट्रोल में नहीं है। पेशेंट सेज इट कम्स एंड गोज ऑन इट्स ओन, सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द विल ऑफ द पेशेंट। लास्टली, पेशेंट को वो कहाँ एक्सपीरियंस हो रही है? पेशेंट कह रहे हैं सर मुझे रूम में से आवाज़ आ रही है, सर आपके साथ स्क्रीन पे लेफ्ट में कोई बैठा है, मतलब उसको वो एक्सटर्नल आउटर ऑब्जेक्टिव स्पेस में एक्सपीरियंस हो रही है। वेरी इंपॉर्टेंट। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेलुसिनेशन। नाउ कैन यू सी कि हेलुसिनेशन की जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दे आर एज इफ ऑफ अ रियल परसेप्शन। तो पेशेंट को वो जो चीज़ें एक्सपीरियंस हो रही हैं उसको तो ऐसा लग रहा है कि एक्चुअली में हो रहा है, क्योंकि सारी कैरेक्टरिस्टिक्स रियल परसेप्शन की तरह हैं। बट ओनली थिंग इज दीज आर नॉट रियल, दीज आर फॉल्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप पेशेंट को बोलो कि नहीं मेरे अलावा और कोई नहीं है स्क्रीन पे, बट वो बोलेगा मुझे तो साफ दिखाई दे रहा है। हाउ कैन यू से नो वन एल्स इज देयर? उसको तो इतना क्लियर दिखाई दे रहा है। सो इफ यू ट्राई टू से नो देयर इज नो सच परसेप्शन, दे विल नॉट बिलीव, बिकॉज उनको तो वो एक्सपीरियंस हो रहा है। सो दिस इज व्हाट इज हेलुसिनेशन। नाउ प्लीज रिमेंबर वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसा हमने डिस्कस किया था डिल्यूजन में, वी डिस्कस डिल्यूजन कौन सा सिम्टम है? इट इज अ साइकोटिक सिम्टम। सिमिलरली रिमेंबर हैलुसिनेशन इज ऑल्सो अ साइकोटिक सिम्टम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम डिस्कस करेंगे जब क्लासिफिकेशंस हम डिस्कस करेंगे साइकाइट्री में, न्यूरोसिस क्या होता है, साइकोसिस क्या होता है। Remember, delusion, hallucination, these are psychotic symptoms. Now, before discussing types of hallucination, let's discuss one more important concept. तो हमने illusion डिस्कस किया, perceptual abnormality में hallucination डिस्कस किया। Let's also discuss pseudo hallucination क्या होता है। Now, pseudo hallucination और जब hallucination में हम comparison करते हैं, let's first see कि दोनों में similarities क्या है। जस्ट लाइक हैलुसिनेशन, स्यूडो हैलुसिनेशन भी पेशेंट को बड़ा क्लियरली एक्सपीरियंस हो रहा है। पेशेंट सेज कि सर अगेन इट इज अकरिंग विदाउट, सो इट इज ऑल्सो विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलस, उसको कुछ परसेप्चुअल एबनॉर्मेलिटी एक्सपीरियंस हो रही है। इट इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ हिज विल। नाउ लुक एट दिस, स्यूडो हैलुसिनेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स आर वेरी सिमिलर टू हैलुसिनेशन।
सो व्हाट इज द डिफरेंस? अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट. द डिफरेंस इज पेशेंट को वो कहाँ एक्सपीरियंस हो रहा है. हमने डिस्कस किया हैलुसिनेशंस कहाँ एक्सपीरियंस हो रही थी पेशेंट को, इन द आउटर ऑब्जेक्टिव स्पेस. आउटर ऑब्जेक्टिव स्पेस, बाहर एक्सपीरियंस हो रही थी पेशेंट को. स्यूडो हेलुसिनेशन पेशेंट को कहाँ एक्सपीरियंस हो रही है? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दोनों में डिफरेंस कहा. इट इज बीइंग एक्सपीरियंस्ड इन द इनर सब्जेक्टिव स्पेस. इनर सब्जेक्टिव स्पेस कौन सी? अभी हमने डिस्कस किया था ना, जहां पे हमने वो इमेज बनाई हिली एरिया की, वो उसे कहते हैं इनर स्पेस, मन की स्पेस में, इन द माइंड्स आई. पेशेंट को स्यूडो हेलुसिनेशन वहां एक्सपीरियंस होती है. तो नाउ यू विल थिंक एंड सर प्लीज गिव अस सम एग्जांपल कि हेलुसिनेशन का और स्यूडो हेलुसिनेशन का एग्जांपल क्या है. नाउ एनी एग्जांपल ऑफ हेलुसिनेशन कैन बी एग्जांपल ऑफ स्यूडो हेलुसिनेशन. आप पेशेंट से पूछो कि उसको वो कहाँ एक्सपीरियंस हो रही है. एक पेशेंट कह रहा है कि सर मुझे स्क्रीन पे आपके अलावा कोई और दिखाई दे रहा है, आई एम सीइंग अनदर पर्सन. तो उसको वो कहाँ दिखाई दे रहा है? इन द आउटर स्पेस. तो वो है हेलुसिनेशन. एक पेशेंट बोलता है सर मुझे एक पर्सन क्लियरली दिखाई दे रहा है, मेरे कंट्रोल में नहीं है, बट वो कहाँ दिखाई दे रहा है? उसे दिखाई दे रहा है इनर स्पेस. तो उसे बोलेंगे स्यूडो हेलुसिनेशन. कैन यू एक्सपीरियंस, कैन यू सी कि इसको स्यूडो क्यों बोल रहे हैं? स्यूडो हेलुसिनेशन बिकॉज इट इज अकरिंग इन द इनर सब्जेक्टिव स्पेस. पेशेंट को पता है दैट ही इज एक्सपीरियंसिंग इन द इनर स्पेस. So this is the important difference between hallucination and pseudo hallucination. So now let me give you an example of hallucination. So क्या आपने मूवी देखी है लगे रहो मुन्ना भाई? तो if you have seen this movie, इसमें जो एक्टर है संजय दत्त, दैट इज प्लेइंग द रोल ऑफ मुन्ना भाई, उसको महात्मा गांधी दिखाई दे रहे हैं, महात्मा गांधी सुनाई दे रहे हैं. वी नो महात्मा गांधी इज नो मोर विद अस, बट उसको महात्मा गांधी क्लियरली दिखाई दे रहे हैं, क्लियरली सुनाई दे रहे हैं. एंड अगेन इन द मूवी इफ यू सीन, मुन्ना भाई कोशिश करते हैं कि जब वो चाहे महात्मा गांधी आ जाए, बट इट डजंट हैपन. वो कभी भी आते हैं, कभी भी चले जाते हैं. अगेन मुन्ना भाई को लगता है कि उसके और जो फ्रेंड्स हैं सर्किट, उनको लगता है उनको भी दिख रहे होंगे, बिकॉज मुन्ना भाई को तो वो एक्सटर्नल स्पेस में दिख रहे हैं, बट क्या किसी और को वो एक्सपीरियंस हो रहे हैं? नहीं. सो इट्स अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ हेलुसिनेशन. सो सिमिलरली पेशेंट को भी जो एक्सपीरियंसेस होते हैं हेलुसिनेशन में, पेशेंट को लगता है एक्चुअली में वो हो रहे हैं, but they are not occurring in real. So these are false perception without any real object. Now let's discuss some of the important types of hallucination. पहले हम जो 5 common types of hallucination, let's discuss them. Then we'll discuss कुछ special hallucinations. So the 5 hallucination, again हम समझ सकते हैं there are 5 sensory modalities. तो 5 hallucinations होती हैं. There is auditory hallucination, visual hallucination, olfactory hallucination, gustatory hallucination, और lastly there is tactile hallucination. Again hallucinations हैं, we have discussed hallucination क्या होता है? psychotic symptom होता है. It can be seen in psychotic condition जैसे schizophrenia, acute psychosis. Of course these can be seen in other conditions as well. कभी कभी कुछ substance के साथ भी hallucinations can occur. So let's discuss the first type of hallucination, that is auditory. Now ऑडिटरी का मतलब क्या है? ऑडिटरी का मतलब है हियरिंग. सो पेशेंट को कुछ चीज़ें सुनाई दे रही हैं जो और लोगों को नहीं सुनाई दे रही. सो फॉल्स परसेप्शन विदाउट एनी रियल ऑब्जेक्ट. सो अगेन ये जो हेलुसिनेशन ऑडिटरी, ये अलग अलग तरीके की हो सकती हैं. दे कैन बी एलिमेंट्री. एलिमेंट्री का मतलब है सिंपल हेलुसिनेशन, जैसे पेशेंट को क्लैप की साउंड आ रही है, या पेशेंट को बेल्स की साउंड आ रही है, और इट कैन बी सम एनिमल्स, कुछ एनिमल्स की पेशेंट को आवाज़ आ रही है, या फिर पेशेंट इज ऑल्सो हेयरिंग सम वॉइसेज ऑफ सम पीपल, तो उसको लोगों की आवाज़ आ रही है. सो इट कुड बी एनीथिंग. पेशेंट को चीज़ें सुनाई दे रही हैं जो और लोगों को नहीं सुनाई दे रही. दैट इज ऑडिटरी हेलुसिनेशन. साइकाइट्रिक डिसऑर्डर में हमने डिस्कस किया था मोस्ट कॉमन डिल्यूजन कौन सा होता है? डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन. अगर मैं आपसे पूछूं साइकाइट्रिक डिसऑर्डर में मोस्ट कॉमन हेलुसिनेशन कौन सा होता है? दिस इज द मोस्ट कॉमन हेलुसिनेशन इन साइकाइट्रिक डिसऑर्डर. नाउ लेट्स डिस्कस, जब पेशेंट अगर बोलता है कि मुझे लोगों की आवाज़ आ रही है, सो दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस टाइप्स. सो लेट्स डिस्कस सम ऑफ द इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ ऑडिटरी हेलुसिनेशन. नाउ ऑडिटरी हेलुसिनेशन को हम 3 टाइप्स में वी कैन डिवाइड. वन इज फर्स्ट पर्सन ऑडिटरी हेलुसिनेशन. इसको हम थॉट एको भी बोलते हैं. समटाइम्स इट इज ऑल्सो नोन एज ऑडिबल थॉट्स. ऑडिबल थॉट्स. Then next is
second person auditory hallucination, and third is third person auditory hallucination. Let's discuss them in detail. तो पहले तो है फर्स्ट पर्सन ऑडिटरी हैलुसिनेशन, जिसको हम बोलते हैं थॉट एको। अगेन नाम से ही हमें समझ में आ रहा है थॉट एको, एको का मतलब रिपीट करना। फर्स्ट पर्सन ऑडिटरी हैलुसिनेशन में पेशेंट से सर मुझे अपने थॉट्स सुनाई दे रहे हैं। पेशेंट कैन हियर हिज ओन थॉट्स। नाउ व्हाट डज दिस मीन? प्लीज अंडरस्टैंड, हम सबको अपने थॉट्स जो हमारे माइंड में आते हैं वो पता होता है, वी नो आवर थॉट्स, बट पेशेंट बोल रहा है कि सर मुझे अपने थॉट्स सुनाई भी दे रहे हैं। दैट मीन्स पेशेंट कहता है सर मेरे माइंड में एक थॉट आ रहा था, लेट अस से वो थॉट था कि सर आई शुड गो आउट एंड आई शुड बाय अ पीस ऑफ केक, मैं बाहर जाके केक खरीदूं। सर जैसे ही मेरे माइंड में ये थॉट आया तभी मुझे एक आवाज़ आई जिसने ये सेम थॉट रिपीट किया कि मैं बाहर जाके केक खरीदूं। सो पेशेंट क्या कह रहे हैं? दैट आई कैन हियर, इफ दिस इज द पेशेंट, पेशेंट इज एबल टू हियर his own thoughts. So this is first person auditory hallucination. Now then what is second person auditory hallucination? Now English में हम second person कब बोलते हैं? अगर कोई आपसे डायरेक्टली बात करता है तो उस बातचीत में आप सेकेंड पर्सन हो। सेकेंड पर्सन ऑडिटरी हेलुसिनेशन का मतलब है पेशेंट कह रहे हैं सर मुझे आवाज आ रही है, दैट वॉइस इज डायरेक्टली टॉकिंग टू मी। सो पेशेंट इज हियरिंग अ वॉइस विच इज डायरेक्टली टॉकिंग टू द पेशेंट, उसे बोलते हैं सेकेंड पर्सन ऑडिटरी हेलुसिनेशन। फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज द पेशेंट, पेशेंट सेज सर मुझे एक आवाज आ रही है जो डायरेक्टली मुझसे बात कर रही है। तो आप देखोगे वार्ड में ओपीडी में कभी कभी सम पेशेंट्स कोई आसपास नहीं है बट दे आर टॉकिंग, हाँ लेट्स डू दिस, ये करते हैं। सो वो किसी से बात कर रहे हैं, सो दैट सम वॉइस इज टॉकिंग टू देम, सो दैट इज सेकेंड पर्सन ऑडिटरी हेलुसिनेशन। इसका एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है विच यू कैन नोट, इट इज कमांड हेलुसिनेशन। कमांड हेलुसिनेशन, सो एज द नेम सजेस्ट, कमांड हेलुसिनेशन में वो जो वॉइसेस हैं दे आर कमांडिंग द पेशेंट टू डू समथिंग। सो फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट है, उसने एक किसी का सामान चोरी कर लिया एंड वी आस्क्ड अरे व्हाई डिड यू स्टील दैट थिंग फॉर दैट फ्रॉम दैट पर्सन। तो पेशेंट बोलता है सर मुझे बहुत टाइम से आवाज़ आ रही है कि इसको स्टील करो, इसको स्टील करो, सर फाइनली मैंने स्टील कर लिया। सो व्हाट इज दिस? सो दिस वॉइस इज कमांडिंग द पेशेंट, सो इट इज अ सेकेंड पर्सन ऑडिटरी हेलुसिनेशन। नाउ लेट्स डिस्कस थर्ड पर्सन ऑडिटरी हेलुसिनेशन। अगेन इंग्लिश में हम थर्ड पर्सन कब होते हैं? जब कुछ लोग बातचीत में हमारे बारे में बात कर रहे हैं तो उस कन्वर्सेशन में आप थर्ड पर्सन हो। थर्ड पर्सन ऑडिटरी हेलुसिनेशन का मतलब है पेशेंट को आवाजें आ रही हैं, वॉइसेस दैट आर टॉकिंग टू ईच अदर। सो पेशेंट सेज, सो इफ दिस इज द पेशेंट, पेशेंट सेज सर कुछ आवाजें हैं, देयर मे बी टू और मोर वॉइसेस जो आपस में बातचीत कर रही हैं बट मुझे उनकी आवाज सुनाई दे रही है। तो what is this? This is third person auditory hallucination. So many times patient say सर कमरे के बाहर से कुछ लोगों की आवाज़ आ रही है जो आपस में बात कर रही हैं बट मुझे उनकी आवाज़ सुनाई दे रही है। So what is this? This is third person auditory hallucination. Let me give you some example of third person auditory hallucination. Two examples you can remember. पहला है running commentary. रनिंग कमेंट्री क्या होता है? जैसे हम कभी लेटेस्ट से क्रिकेट मैच देख रहे हैं टीवी पे, तो प्लेयर्स तो क्रिकेट खेल रहे हैं बट पीछे से हम सुनते हैं कि कमेंट्री चल रही होती है। तो जो भी प्लेयर्स कर रहे हैं कमेंटेटर्स वो बोल रहे हैं, है ना। फॉर एग्जांपल कमेंटेटर्स बोल रहे हैं बैट्समैन अभी रेडी है, बॉलर ने बॉल डाली, बैट्समैन ने छक्का मार दिया। सो वी आर हियरिंग कमेंट्री। सो जो भी प्लेयर्स कर रहे हैं उसकी एक रनिंग कमेंट्री चल रही है। सिमिलरली पेशेंट सेज सर मुझे एक रनिंग कमेंट्री सुनाई देती है, जो भी मैं कर रहा हूँ उसकी एक रनिंग कमेंट्री चल रही है। सो पेशेंट कहता है सर मैं सुबह उठता हूँ, मुझे एक आवाज़ सुनाई देती है जो कहती है अभी ये बेड से उठा है, अभी ये जा रहा है वॉशरूम में, अभी वापस आ गया, नाउ ही इज़ गोइंग टू द किचन, अभी किचन में खाना बना रहा है, खाना पैक किया, अब ये काम पे जाने के लिए रेडी हो रहा है एंड नाउ ही इज़ गोइंग आउट। सो पेशेंट सेज आई एम हियरिंग अ रनिंग कमेंट्री ऑफ जो भी मैं सुन रहा हूँ। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ थर्ड पर्सन ऑडिटरी हेलुसिनेशन। प्लीज रिमेंबर ये थर्ड पर्सन इसलिए क्योंकि वो आवाज़ डायरेक्टली पेशेंट से बात नहीं कर रही, इट इज देयर इन द बैकग्राउंड। सो दिस इज थर्ड पर्सन। एक और एग्जाम्पल, अगेन इफ दोज वॉइसेज आर डिस्कसिंग अबाउट द पेशेंट, पेशेंट कह रहे हैं कि सर वो बात जो आवाज़ें आपस में बातचीत कर रही हैं वो मेरे बारे में कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल पेशेंट कहते हैं सर मुझे आवाज़ आ रही है 2-3 लोगों की जो कह रहे हैं देखो कितना खराब इंसान है, येस्टरडे अपनी मदर पे इसने शाउट किया, तो ऐसा मेरे बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सो अगेन दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ थर्ड पर्सन ऑडिटरी हेलुसिनेशन। नाउ
स्पेशली फर्स्ट पर्सन ऑडिटरी हेलुसिनेशन और थर्ड पर्सन ऑडिटरी हेलुसिनेशन की अगेन हम सिग्निफिकेंस डिस्कस करेंगे जब हम स्किज़ोफ्रेनिया की हिस्ट्री डिस्कस करेंगे. सो दिस इज ऑडिटरी हेलुसिनेशन. नाउ लेट्स डिस्कस द सेकंड हेलुसिनेशन, दैट इज विजुअल हेलुसिनेशन. अगेन विजुअल नाम से ही पता चल रहा है, विजुअल में क्या हो रहा है, पेशेंट इज सीइंग थिंग्स. पेशेंट को कुछ चीजें दिखाई दे रही हैं जो और लोगों को नहीं दिखाई दे रही. कोई रियल ऑब्जेक्ट नहीं है बट फिर भी उसको दिखाई दे रही. अगेन दे कैन बी सिंपल. सो पेशेंट कह रहे हैं, सम पेशेंट सेज सर मुझे फ्लैश ऑफ लाइट दिखाई दे रहे हैं, फ्लैशेस दिखाई दे रही हैं, और मुझे कोई ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है सच एज अ बॉल, या मुझे एनिमल दिखाई दे रहा है. सम में से दैट सर मुझे ह्यूमंस दिखाई दे रहे हैं. सो इट कुड बी एनीथिंग. सो पेशेंट इज एबल टू सी समथिंग विच इज नॉट सीन बाय अदर्स. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट विजुअल हेलुसिनेशन, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है विच आई वांट यू टू रिमेंबर. नाउ ये जो हेलुसिनेशन है ये साइकोटिक सिम्टम्स हैं. अगेन वी नो कि साइकोटिक सिम्टम्स कैन बी सीन इन डिसऑर्डर्स सच एज साइकोटिक डिसऑर्डर्स लाइक स्किज़ोफ्रेनिया. बट जब भी आप विजुअल हेलुसिनेशन किसी पेशेंट में देखो, तो अगर कोई पेशेंट विद विजुअल हेलुसिनेशन आता है या कोई एमसीक्यू आता है विद पेशेंट हैविंग विजुअल हेलुसिनेशन, so there is one very important condition जो I want you to remember, that is organic mental disorders. Organic mental disorders. So what I'm trying to say कि अगर आपसे मैं पूछूं कि ओवरऑल साइकाइट्रिक डिसऑर्डर में मोस्ट कॉमन हेलुसिनेशन कौन सी, आप बोलोगे सर ऑडिटरी हेलुसिनेशन. बट इफ आई आस्क यू कि ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर, ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर क्या होते हैं सच एज डिलीरियम, डिमेंशिया, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. उनमें अगर मैं आपसे पूछूं मोस्ट कॉमन हेलुसिनेशन कौन सी होती है, सो यू विल से सर इट इज विजुअल हेलुसिनेशन. ऑफ कोर्स ये हेलुसिनेशन है, सो इट कैन बी सीन इन साइकोटिक डिसऑर्डर्स सच एज स्किज़ोफ्रेनिया, स्किज़ोफ्रेनिया में भी मिल सकता है, एंड इवन इन अदर डिसऑर्डर्स. बट ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहीं ना कहीं दे ट्विस्ट एंड दे आस्क दिस पॉइंट कि ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर में मोस्ट कॉमन हेलुसिनेशन कौन सी है, इट इज विजुअल. तो अगर मैं आपसे पूछूं विच सिम्टम में सजेस्ट टुवर्ड्स ऑर्गेनिक डिसऑर्डर, सो वन ऑफ द सिम्टम में बी विजुअल हेलुसिनेशन. नाउ लेट्स डिस्कस नेक्स्ट हेलुसिनेशन जो है ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन. ऑल्फैक्टरी का मतलब क्या है, स्मेल. नो ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन का मतलब क्या है, कोई बाहर स्मेल वाला ऑब्जेक्ट नहीं है बट पेशेंट को फिर भी स्मेल आ रही है. तो आप सब रूम में बैठे हो, सब लेक्चर में हैं, और एक पेशेंट आता है जिसको रूम से बड़ी फाउल स्मेल, बड़ी बैड स्मेल, बदबू आ रही है. सब लोग बड़े आराम से कंफर्टेबली बैठे हैं, किसी को कोई स्मेल नहीं आ रही बट पेशेंट को आ रही है. सो ये क्या है, ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन. एक और इंपॉर्टेंट हेलुसिनेशन है दैट इज गस्टेटरी हेलुसिनेशन. गस्टेटरी हेलुसिनेशन का मतलब क्या है, टेस्ट. अब पेशेंट की टंग पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, कुछ भी फूड नहीं रखा हुआ, बट पेशेंट कह रहे हैं सर मुझे थोड़ा बिटर टेस्ट आ रहा है, कड़वा टेस्ट आ रहा है, या सर मुझे बड़ा सॉल्टी सा टेस्ट आ रहा है, मेटालिक सा टेस्ट आ रहा है. सो बिना किसी ऑब्जेक्ट के भी पेशेंट को परसेप्शन हो रही है, सो दैट इज गस्टेटरी हेलुसिनेशन. अगेन ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन, गस्टेटरी हेलुसिनेशन, ये हेलुसिनेशंस हैं. दे कैन बी सीन इन कंडीशन सच एज स्किज़ोफ्रेनिया. बट अगेन देयर इज वन इंपॉर्टेंट कंडीशन विच आई वांट यू टू रिमेंबर. कभी कभी olfactory hallucination, gustatory hallucination, they may occur अगर कोई सेरिब्रल एक पर्टिकुलर लोब में कोई एबनॉर्मैलिटी हो. तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि एक पेशेंट का एक्सीडेंट हुआ, हेड इंजरी हुई, हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, और उस पेशेंट को ऑल्फैक्टरी और गस्टेटरी हेलुसिनेशन एक्सपीरियंस हुई. सो द क्वेश्चन इज कि कौन सा सेरिब्रल लोब अफेक्ट हुआ इस पेशेंट में. सो रिमेंबर दे मे बी seen with temporal lobe disorders, very very important. Temporal lobe disorder such as temporal lobe epilepsy. So in epilepsy कभी कभी पेशेंट ऐसे एक्सपीरियंसेस करता है, और इट मे बी एज वी डिस्कस टेम्पोरल लोब ट्रॉमा और टेम्पोरल लोब ट्यूमर. सो अगेन अगर ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें कोई एरिया ऑफ द ब्रेन दे आर आस्किंग, सो दिस मे बी रिलेटेड विद टेम्पोरल लोब एबनॉर्मैलिटी. Now let's discuss the last type of hallucination which is tactile hallucination. Again tactile के नाम से ही पता चल रहा है that there is sense of touch. So patient को अपने बॉडी में कुछ sensations experience हो रही हैं. So patient से सर मेरे बॉडी में चींटी जैसा experience हो रहा है, जैसे insect crawl कर रहे हैं. So ऐसे experience patient में report. So this is tactile hallucination. Again this is also known as formication. very very important, इसे formication भी बोलते हैं.
फॉर्मिकेशन में पेशेंट सेज दैट ही कैन एक्सपीरियंस स्मॉल इंसेक्ट्स, कि मेरे बॉडी पे स्मॉल इंसेक्ट चींटियाँ रेंग रही हैं, सो दे आर क्रॉलिंग ओवर और अंडर माई स्किन, उसको एक्सपीरियंस हो रहा है, उसको दिख रहा है नहीं, उसको एक्सपीरियंस हो रहा है। तो पेशेंट में से सर प्लीज़ एक ब्लेड लो, प्लीज़ यहाँ पे इंसिजन लगाओ और वो इंसेक्ट्स को निकालो। सो दिस इज फॉर्मिकेशन। इट इज ऑल्सो नोन एज, अगेन अनदर इंपॉर्टेंट नेम, इसको हम कोकेन बग्स भी बोलते हैं और ऑल्सो नोन एज मैग्नम बग्स। कोकेन बग्स क्यों बोलते हैं? अगेन बिकॉज इट मे बी सीन विद कोकेन यूजर्स। जो लोग कोकेन यूज करते हैं दे मे ऑल्सो एक्सपीरियंस दिस हैलुसिनेशन। सो व्हाट इज कोकेन हम डिस्कस करेंगे सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर में। कोकेन एक स्टिमुलेंट है, तो पीपल हु कंज्यूम कोकेन मे एक्सपीरियंस दिस। सो अगर आपके पास एक क्वेश्चन आता है कि पेशेंट आपके पास आया विद स्क्रैच मार्क्स, तो कौन सा सब्सटेंस पेशेंट में बी कंज्यूमिंग? तो स्क्रैच मार्क का मतलब व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, मे बी पेशेंट इज एक्सपीरियंसिंग these hallucination and patient is trying to scratch them. So physical finding can be scratch marks on the skin may be seen. So these are the 5 important types of hallucination. So we have discussed 5 important types of hallucination. Let's also discuss some special hallucination. Special hallucination का मतलब है these hallucination may have some different characteristics. So normal hallucination की जो हमने डिस्क्रिप्शन डिस्कस की थी, तो दे मे बी स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम देम, तो उनको हम कहते हैं स्पेशल हैलुसिनेशन। सो अगेन यहाँ पे भी विल डिस्कस 5 स्पेशल हैलुसिनेशन। विल डिस्कस फंक्शनल हैलुसिनेशन, रिफ्लेक्स हैलुसिनेशन, एक्स्ट्रा कैम्पाइन हैलुसिनेशन, hypnagogic and hypnopompic hallucination, and last we'll discuss autoscopy. तो पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज फंक्शनल हैलुसिनेशन। ना नॉर्मली हमने डिस्कस किया कि हैलुसिनेशन के लिए हमें कोई रियल ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट ये स्पेशल हैलुसिनेशन स्लाइटली डिफरेंट है। लेट्स डिस्कस कि फंक्शनल हैलुसिनेशन क्या होता है। सो फंक्शनल हैलुसिनेशन में अ रियल स्टिमुलस इन वन सेंसरी मोडालिटी। सेंसरी मोडालिटी का मतलब है ऑडिटरी, विजुअल, गस्टेटरी। सो पेशेंट को रियल स्टिमुलस एक्सपीरियंस हो रहा है एक सेंसरी मोडालिटी में। फॉर एग्जांपल यू कैन हियर मी, तो आप मुझे सुन पा रहे हो, ये कौन सा स्टिमुलस है? ऑडिटरी स्टिमुलस है। सो अ रियल स्टिमुलस इन वन सेंसरी मोडालिटी, इट प्रोवोक्स, इट प्रोड्यूसेस हैलुसिनेशन इन सेम सेंसरी मोडालिटी। उसी सेम सेंसरी मोडालिटी में एक हैलुसिनेशन प्रोड्यूस हो रही है। तो एक रियल स्टिमुलस एक हैलुसिनेशन को प्रोड्यूस कर रहा है। So this is what is known as functional hallucination. Let us discuss an example. So a patient says, सर जब भी मुझे अपने फ़ोन की रिंगटोन सुनाई देती है। So patient says, सर जब भी मुझे अपने फ़ोन की रिंगटोन सुनाई देती है, ये जो रिंगटोन है वो रियल में है, एक्चुअली में उसका फ़ोन रिंग कर रहा है, तो हमें भी सुनाई देगी। तो ये जो रियल स्टिमुलस है ये कौन सी मोडालिटी में है? ये ऑडिटरी मोडालिटी में है। पेशेंट कहता है, सर जब भी मुझे अपने फ़ोन की रिंगटोन सुनाई देती है, मुझे रूम में म्यूज़िक भी सुनाई देता है, रूम में म्यूज़िक की आवाज़ आ रही होती है। अब ये जो म्यूज़िक है ये और किसी को सुनाई नहीं दे रहा। सो दिस इज़ व्हाट? दिस इज़ ऑडिटरी हैलुसिनेशन। कैन यू अप्रिशिएट कि रियल जो स्टिमुलस है, जो ये रिंगटोन है, ये कौन से मोडालिटी में है? ये ऑडिटरी मोडालिटी में है। और उसको हैलुसिनेशन कौन सी मोडालिटी में एक्सपीरियंस हो रही है? ये भी ऑडिटरी मोडालिटी में है। सो दिस इज व्हाट इज फंक्शनल हैलुसिनेशन। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड। तो पेशेंट कह रहे हैं, सर जब भी मुझे रिंगटोन सुनाई दे रही है, तो रिंगटोन भी उसको सुनाई दे रही है उस टाइम पे, और सिमिलरली उसको उसी टाइम पे म्यूजिक भी सुनाई दे रहा है। मतलब दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली ही इज एबल टू एक्सपीरियंस। सो दिस इज फंक्शनल हैलुसिनेशन। प्लीज अंडरस्टैंड, इसको इल्यूजन से कंफ्यूज नहीं करना। इल्यूजन में तो पेशेंट को या पर्सन को या तो स्नेक दिखाई दे रहा है या रोप दिखाई दे रही है। यहाँ पे जो पेशेंट है वो बोल रहा है कि सर मुझे रिंगटोन भी सुनाई दे रही है और उसी समय मुझे म्यूजिक भी सुनाई दे रहा है। तो ये जो म्यूजिक है ये है एक्चुअली में हैलुसिनेशन, जो कि एक रियल स्टिमुलस की वजह से हो रहा है। सो इसे हम बोलते हैं फंक्शनल हैलुसिनेशन। नाउ लेट्स डिस्कस अनदर स्पेशल हैलुसिनेशन, जिसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्स हैलुसिनेशन। इसका एक दूसरा नाम भी है, यू शुड रिमेंबर, इट इज ऑल्सो नोन एज
morbid synesthesia. So morbid synesthesia is another name for reflex hallucination. Now again it is also something very similar to functional hallucination. Let's discuss कि होता क्या है. Now in reflex hallucination also patient एक रियल स्टिमुलस इन वन सेंसरी मोडालिटी, उसको एक रियल स्टिमुलस एक्सपीरियंस हो रहा है एक मोडालिटी में, इट प्रोवोक्स, इट प्रोड्यूसेस हैलुसिनेशन इन अ डिफरेंट मोडालिटी. तो ये डिफरेंस है फंक्शनल में और रिफ्लेक्स हैलुसिनेशन में. सो यहाँ पे क्या हो रहा है, रियल स्टिमुलस इन वन सेंसरी मोडालिटी, कौन सी मोडालिटी, एक डिफरेंट मोडालिटी में हैलुसिनेशन प्रोड्यूस कर रहा है. लेट्स डिस्कस विद अनदर एग्जांपल. सो एक और पेशेंट है, वो बोलता है सर जब भी मुझे अपने फ़ोन की रिंग टोन सुनाई देती है, तो ये रियल स्टिमुलस है, हमें भी रिंग टोन सुनाई दे रही है उस समय, तो दिस इज़ अ रियल स्टिमुलस. ये कौन सी मोडालिटी में है, उसे सुनाई दे रहा है तो ऑडिटरी मोडालिटी में. जैसे ही मुझे अपने फ़ोन की रिंग टोन सुनाई देती है, मुझे रूम में पेशेंट सेज एक आदमी चलता हुआ दिखता है. सो ही कैन सी अ मैन वॉकिंग, उसको दिख रहा है. तो ये कौन सी मोडालिटी में हैलुसिनेशन प्रोड्यूस हो रही है, दिस इज विजुअल. सो विजुअल हैलुसिनेशन. स्टिमुलस ऑडिटरी में है, रियल ऑब्जेक्ट ऑडिटरी में है, और विजुअल एक डिफरेंट मोडालिटी में है. एक और एग्जांपल, पेशेंट से सर जब भी मुझे ट्रैफिक की रेड लाइट दिखती है, मुझे कुछ आवाज़ आती है. तो जो ट्रैफिक की रेड लाइट है वो तो रियल स्टिमुलस है, वो विजुअल है, और उसको आवाज़ आती है, दैट इज ऑडिटरी. सो दिस इज रिफ्लेक्स हैलुसिनेशन. सो प्लीज रिमेंबर द डिफरेंस. फंक्शनल में सेम मोडालिटी में हैलुसिनेशन प्रोड्यूस हो रही है, रिफ्लेक्स में मॉर्बिड सिनेस्थीसिया में डिफरेंट मोडालिटी में हैलुसिनेशन इज गेटिंग प्रोड्यूस्ड. नाउ वन इंपॉर्टेंट पॉइंट which I want you to remember is कि reflex hallucination may be seen with certain substances such as LSD. Very important, LSD is a hallucinogen. So LSD is lysergic acid diethylamide. सो LSD में कभी कभी जो पेशेंट्स LSD कंज्यूम करते हैं, दे में एक्सपीरियंस रिफ्लेक्स हैलुसिनेशन. अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. सो हैलुसिनोजन सच एज LSD में रिफ्लेक्स हैलुसिनेशन कैन अकर. नाउ लेट्स डिस्कस द थर्ड स्पेशल हैलुसिनेशन विच इज एक्स्ट्रा कैम्पाइन हैलुसिनेशन. एक्स्ट्रा कैम्पाइन का मतलब है आउटसाइड द सेंसरी लिमिट. लेट्स डिस्कस इसका मतलब क्या होता है. सो इट इज अ हैलुसिनेशन विच इज एक्सपीरियंस्ड आउटसाइड द लिमिट्स ऑफ सेंसरी फील्ड. तो हमारी जो सेंसरी फील्ड्स हैं, हमारी जो सेंस ऑर्गन्स हैं, उनकी एक लिमिट है. फॉर एग्जांपल, अगर हमें चीज़ें सुनाई दे रही हैं तो एक सर्टन रेंज तक सुनाई देंगी. अगर मैं चीज़ों को देख पा रहा हूँ तो एक सर्टन रेंज तक देख पाऊंगा. बट यहाँ पे जो हैलुसिनेशन पेशेंट को एक्सपीरियंस हो रही है, दैट इज गोइंग बियॉन्ड द सेंसरी फील्ड. नो नॉर्मली लेट अस से एक पेशेंट बोल रहा है सर मुझे एक आदमी की आवाज़ आ रही है. तो यूजुअली पेशेंट विल से सर रूम में से आ रही है या रूम के बाहर से आ रही है. सो वो नॉर्मल सेंसरी फील्ड में से आ रही है. सपोज एक पेशेंट बोलता है कि सर मुझे आई एम हियरिंग अ वॉइस ऑफ अ मैन. सो जो पेशेंट है वो दिल्ली में है, इंडिया में है, और उसको जो आवाज़ आ रही है, ही कैन हियर द वॉइस ऑफ अ मैन हु इज स्पीकिंग इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, USA से बोल रहा है. तो ये हमारी सेंसरी फील्ड से बियॉन्ड है ना. तो दिस इज एक्स्ट्रा कैम्पाइन हैलुसिनेशन. एक पेशेंट बोल रहा है सर जब मैं सीधा देखता हूँ, व्हेन आई लुक स्ट्रेट, मुझे अपने पीछे कोई आदमी खड़ा हुआ दिखता है. अगेन नॉर्मली हमें नहीं दिख सकता, तो अगेन दिस इज बियॉन्ड द सेंसरी फील्ड. सो इसे बोलते हैं एक्स्ट्रा कैम्पाइन हैलुसिनेशन. नेक्स्ट इज हिप्नागोगिक एंड हिप्नोपॉम्पिक हैलुसिनेशन. नाउ ये जो हैलुसिनेशंस हैं, इनमें स्पेशल क्या है? द स्पेशल थिंग इज दैट दे आर अकरिंग एट अ पर्टिकुलर टाइम. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हिप्नागोगिक. ये कब हो रही है? गॉगिक, रिमेंबर गो है ना इसमें. हिप्नागोगिक का मतलब पेशेंट सेज सर हैलुसिनेशंस आर अकरिंग व्हेन आई एम गोइंग टू स्लीप. तो पेशेंट बोलता है सर जब मैं सोने लगता हूँ तो मुझे कुछ आवाज़ आती है या मुझे कोई दिखाई देता है. हैलुसिनेशन एट दैट पीरियड, देन उसको बोलते हैं हिप्नागोगिक हैलुसिनेशन. हिप्नोपॉम्पिक हैलुसिनेशन क्या है? अगेन रिमेंबर, पॉम्पिक, पेशेंट से सर हैलुसिनेशन दे अकर व्हेन आई एम कमिंग आउट ऑफ स्लीप. जब मैं सुबह सो के उठता हूँ तब मुझे हैलुसिनेशंस एक्सपीरियंस होते हैं. सो दीज आर
हिप्नागोगिक मतलब गोइंग टू स्लीप के टाइम पे हेलुसिनेशन होना, पोम्पिक जब पेशेंट उठ रहा है उस टाइम पे हेलुसिनेशन एक्सपीरियंस होना. अगेन देयर इज वन इंपॉर्टेंट स्लीप डिसऑर्डर विच आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर. कौन सा स्लीप डिसऑर्डर है जिसमें ये एक्सपीरियंस हो सकती है? सो रिमेंबर इट इज नार्कोलेप्सी. वेरी इंपॉर्टेंट. नार्कोलेप्सी हम डिस्कस करेंगे. स्लीप डिसऑर्डर में नार्कोलेप्सी में 4 सिम्टम्स है, मेन सिम्टम्स. उसमें से एक सिम्टम हमने डिस्कस किया यहाँ पे, हिप्नागोगिक एंड हिप्नोपोम्पिक हेलुसिनेशन. नाउ लास्ट स्पेशल हेलुसिनेशन, लेट्स डिस्कस दैट एज वेल, ऑटोस्कोपी. So let's discuss autoscopy, also known as phantom mirror image. So autoscopy क्या होता है? Patient experience of seeing oneself outside of the body. Patient अपने आप को अपनी बॉडी के बाहर एक्सपीरियंस करता है and also he knows कि ये जो outside वाला पर्सन है ये भी मैं हूँ. So इसे बोलते हैं ऑटोस्कोपी या phantom mirror image. सो पेशेंट एक्सपीरियंस हिमसेल्फ आउटसाइड ऑफ द बॉडी और उसको ये भी लगता है, ये भी पता है कि ये जो आउटसाइड वाला है दिस इज मी. इसे बोलते हैं ऑटोस्कोपी और फैंटम मिरर इमेज. नाउ अगेन सिंस हमने ऑटोस्कोपी डिस्कस किया, लेट्स डिस्कस सम मोर इंपॉर्टेंट ऑटोस्कोपीज. सो वन इज नेगेटिव ऑटोस्कोपी. नाउ ऑटोस्कोपी में नॉर्मली तो पेशेंट को अपने आप को वो बाहर एक्सपीरियंस कर रहे हैं. नेगेटिव ऑटोस्कोपी में क्या होता है? जब पेशेंट सेज सर व्हेन आई स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, जब मैं मिरर के अंदर देखता हूं आई सी नो वन. तो अगेन वेरी इंटरेस्टिंग. ऑटोस्कोपी में तो ही सीइंग वन सेल्फ आउटसाइड ऑल्सो, बट यहां पे पेशेंट कह रहा है सर जब मैं मिरर में देखता हूं आई सी नो वन. सो दिस इज नोन एज नेगेटिव ऑटोस्कोपी. नाउ अनदर इज internal otoscopy. Internal as the name suggests, patient says sir whenever I see my body, suppose मैंने अपने abdomen में देखा I can see the organs, मुझे intestine stomach दिख रहा है. So patient may say that I can see my internal organs. सर मुझे अपनी lungs दिखाई दे रही हैं, liver दिखाई दे रहा है. So this is what? This is internal otoscopy. So these are important special hallucinations which you should know. So हमने डिस्कस किया delusions को, हमने डिस्कस किया disorders of thought में, और हमने hallucinations को भी डिस्कस किया that in disorders of perception. Now let's discuss, sometimes there is a very common doubt. So after studying all these basics of psychiatry हमें डाउट आता है सर delusion और hallucination के बीच में क्या डिफरेंस है. So let's try to understand. So हम इस वीडियो में ही क्लियर कर लेते हैं कि what is the difference between delusion and hallucination, so that things become very easy for us to understand. Now as we have discussed, हमने डिस्कस किया कि both are psychotic symptoms. So हमने डिस्कस किया delusions को भी और hallucinations को भी हमने क्या डिस्क्राइब किया? They are psychotic symptoms. And when we were discussing, हमने सबसे पहला टर्म दोनों के लिए यूज किया, both were false. Both are false. So difference क्या है? It's very important to understand the difference because these are very basic concepts. ये clear होने चाहिए. So we discussed that delusion is a false, fixed, firm idea or belief. It is a false belief. Patient के mind में एक false belief आ गया जो कि fix हो गया उसके mind में. जबकि हमने जब hallucination डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था hallucinations are false perceptions. These are false perception without any real object. Both are false, but one is a belief. So let's try to understand. So delusion एक phenomena है thought का. So let me give you an example. एक patient है who's saying that my neighbor wants to kill me. Patient कह रहा है कि मुझे पक्का यकीन है, I am sure that neighbor wants to kill me. Everybody is trying to explain him, no, there is nothing of this thing. नेबर्स डोंट वांट टू किल यू, नेबर्स नहीं मारना चाहते, बट पेशेंट के माइंड में ये जो थॉट है वो फिक्स हो गया. सो दिस इज अ डिल्यूजन. डिल्यूजन में पेशेंट बोलेगा आई नो. सो हेयर पेशेंट सेज आई नो कि मेरा नेबर मुझे मारना चाहता है. इट इज अ फॉल्स बिलीफ. जबकि हेलुसिनेशन क्या है? इट्स अ परसेप्शन. अनदर एग्जाम्पल, एक पेशेंट बोल रहा है सर मुझे नेबर्स की आवाज़ें आ रही हैं कि वो मेरे बारे में प्लान कर रहे हैं, दे आर प्लॉटिंग अगेंस्ट मी. सो हेयर द पेशेंट सेज I am hearing voices. So patient hear things, or patient may claim that I see things, or I can smell, I can taste, or I have a touch sensation. So these are abnormalities of perception. So it's very important to understand this very basic difference कि delusion क्या होता है, hallucination क्या होता है. दोनों ही केस में
अगर हम पेशेंट को समझाने की कोशिश करें, लाइक डिल्यूजन में पेशेंट को बोले नो, नोबडी वांट्स टू किल यू, जो तुम सोच रहे हो वो गलत सोच रहे हो, पेशेंट विल नॉट बिलीव यू. So this is again, so you cannot just change by telling the patient. Hallucination में भी tell the patient कि वीडियो में there is only me who am sitting, but patient कह रहा है नहीं मुझे तो कोई और भी दिख रहा है. So जितना भी मर्जी आप पेशेंट को कोशिश करो कन्विंस करने की, पेशेंट कहेगा कि I can see someone. So how will I say that there is no one? So here again all both these are false, but one is a false belief और दूसरा है false perception. So this is about the basics, very very important. Now let's continue with the MSc. अब हम MSc में next जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, अगेन इंटरेस्टिंग टॉपिक, एंड अगेन यू शुड हैव एन आइडिया अबाउट व्हाट आर कॉग्निटिव फंक्शंस. तो अभी हम MSc में पेशेंट के कॉग्निटिव फंक्शंस को असेस करेंगे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि कॉग्निशन क्या होता है. कॉग्निशन का मतलब है मेंटल प्रोसेसेस ऑफ नोइंग and becoming aware of. So basically cognition का मतलब है it is a set of mental processes जो knowing में becoming aware में help करते हैं. So let's discuss all the important processes, cognitive processes जो हम assess करते हैं MSc में. Again हम discuss करेंगे, पहले हम कुछ basic cognitive functions को assess करेंगे जो building blocks हैं हमारी cognition के, and then हम discuss करेंगे कुछ higher cognitive functions को. Let's start with some very basic cognitive functions. So first important cognitive function जो हम discuss करेंगे that is orientation. Now what is orientation? Again नाम से ही हमें पता चल रहा है orientation का मतलब है whether you are oriented to the yourself or the surrounding. So orientation का मतलब है awareness of self and the surroundings. So right now हम सब लोग आप ये वीडियो देख रहे हो तो you are oriented, you are aware of yourself, अभी क्या चल रहा है, what is the time, आप कहाँ पे हो, आपके आसपास कौन है, तो you are aware of yourself and your surroundings. So that means all of us are oriented. Now orientation we check with respect to time, place, person. So in time we ask the patient कि what would be the right now time क्या हुआ होगा, whether it is morning, afternoon, evening. Then we ask the patient what is the day of the week, अभी कौन सा day चल रहा है week का. We ask the patient what is the month right now, what is the year right now. So if you are asking all these things from the patient, you are checking whether he is oriented to time. Then we can ask the person where he is right now. So if the patient is in the hospital, say I am in the hospital, so he is oriented to the place. And then we ask the patient to identify people around, whether he is able to recognize his family members, the hospital staff, the doctor, the nurse. So then we ask that, then we say that he is oriented to person. So ऐसे हम check करते हैं orientation to time, place and person. Now many a times, sometimes in fact we see कि पेशेंट जो है वो डिसओरिएंटेड हो जाते हैं. डिसओरिएंटेड का मतलब है, सो सम पेशेंट्स मे बी डिसओरिएंटेड, देयर इज डिसओरिएंटेशन. सो डिसओरिएंटेशन का मतलब है दे आर नॉट ओरिएंटेड टू टाइम, प्लेस, पर्सन. फॉर एग्जांपल इट इज मॉर्निंग टाइम बट पेशेंट कह रहे हैं सर अभी तो रात हो गई है. पेशेंट हॉस्पिटल में है बट पेशेंट तो कह रहा है मैं अपने घर पे हूँ. पेशेंट अपने फैमिली मेंबर्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा. सो दैट मीन्स ही इज डिसओरिएंटेड टू टाइम, प्लेस और पर्सन. सो हम पेशेंट को तब कहते हैं डिसओरिएंटेशन. Now this is a very important point जो हम डिस्कस करेंगे again. So if there is disorientation, कभी भी आप पेशेंट देखते हो जो डिसओरिएंटेड होता है, रिमेंबर, think of, so D for disorientation, D for delirium, very very important. This is a very important point which I'll again discuss जब हम डिस्कस करेंगे organic mental disorders. So delirium हमें पता है इट्स अ ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर. सो डिसोरिएंटेशन होता है डिलीरियम में. सो डिलीरियम का पेशेंट में भी डिसोरिएंटेड टू टाइम, प्लेस और पर्सन. सो दिस इज अबाउट ओरिएंटेशन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. सो पेशेंट में से आई एम एट माई होम but he is in the hospital, so he is disoriented. Now also interestingly there is one law which you can remember which is known as Ribot law. So Ribot law का मतलब है generally, so Ribot law states that when the person starts becoming disoriented, he initially is disoriented to time. सबसे पहले disorientation to time takes place. So patient may not be oriented to the time. Then he becomes, even if it becomes even more severe, the person may be disoriented to place, and then last is he is disoriented to the person. And जब patient starts getting orientation back again, it is in the reverse order. So patient पहले start becoming oriented to the person, फिर he will become disoriented to the place, and then again lastly he will become disoriented to the time. So this is known as Ribot law. So you can also remember one important law related with orientation.
Now, let's talk about the second cognitive function. Again, very interesting, attention. Now again, you don't have to mug up anything, just see. Attention का क्या मतलब होता है? So, in school days when teacher would come in the class, teacher क्या बोलती है? Teacher would say, pay attention. So, what is the teacher trying to say? Teacher का कहने का मतलब है कि बाकी सारी चीज़ों पे मत focus करो, focus on what I am saying. इसका मतलब होता है attention. So, attention is ability to attend to a specific stimulus without being distracted. तो हम चेक करते हैं क्या पेशेंट अटेंटिव है या नहीं. सो कैन यू अंडरस्टैंड, ये बड़े बेसिक कॉग्निटिव फंक्शंस है, बिकॉज अगर ये इंटैक्ट होंगे तभी हम बाकी सारे कॉग्निटिव फंक्शंस को असेस कर पाएंगे. अगर पेशेंट अटेंटिव ही नहीं होगा तो हम बाकी सारे टेस्ट तो नहीं परफॉर्म कर पाएंगे. सो दीज आर बेसिक कॉग्निटिव फंक्शन. सो अटेंशन का मतलब है क्या पेशेंट एक स्पेसिफिक स्टिमुलस पे फोकस कर पा रहा है विदाउट बीइंग गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड. Now very interestingly and very importantly जो क्वेश्चन पूछते हैं that what is the test we use to check attention. Again remember जो हम टेस्ट यूज करते हैं that is digit repetition test और digit span test. Again just see the name. डिजिट का मतलब है नंबर्स, रेपिटेशन का मतलब है रिपीट करना. तो हम पेशेंट्स को कुछ नंबर्स देते हैं एंड डिजिट्स देते हैं एंड हम पेशेंट को कहते हैं कि वो नंबर को रिपीट करें. So if the patient is able to do it, that means कि patient attentive है. Again, it has two parts. One is digit forward test and the other is digit backward test. Again, नाम से ही पता चल रहा है digit forward test में हम क्या करते हैं? We give the patient some digits. So let us say I give this digit 1, 8. तो मैं इसमें पेशेंट को बोलता हूँ that he has to repeat it in the forward direction. तो पेशेंट क्या बोलेगा? 1, 8. अगर पेशेंट ये कर पा रहा है देन आई विल इंक्रीज द नंबर्स. देन आई विल से लेट अस से 2, 7, 4. सो पेशेंट क्या बोलेगा? 2, 7, 4. सो इफ द पेशेंट इज एबल टू डू दिस सो देन आई विल से दैट पेशेंट्स अटेंशन इज इंटैक्ट. सिमिलरली डिजिट बैकवर्ड टेस्ट में हम क्या करते हैं? पेशेंट को जो नंबर्स देते हैं उसमें पेशेंट को बैकवर्ड डायरेक्शन में रिपीट करना है. सपोज आई गिव दिस डिजिट टू द पेशेंट, लेट अस से 3, 8. सो पेशेंट विल से 8, 3. So then I will increase the number. So if the patient is able to do this, then I will say कि patient का attention intact है. Again, अगर level of question को उनको increase करना है, they may ask you कि to check attention, which is the test. So digit forward test भी अगर option में है, backward test दोनों option में, then if you have to choose one test, then we will go with digit forward test. So digit forward test will be a better test. Backward test में because और cognitive functions भी assess हो रहे हैं, जैसे मेमोरी का भी कुछ कंपोनेंट असेस हो रहा है. सो इफ यू हैव टू चूज स्पेसिफिकली फॉर अटेंशन देन वी कैन स्पेसिफिकली गो विथ डिजिट फॉरवर्ड टेस्ट. अदरवाइज द आंसर इज डिजिट रेपिटेशन टेस्ट और डिजिट स्पैन टेस्ट. सो दिस इज अटेंशन. नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट कॉग्निटिव फंक्शन विच इज कॉन्सेंट्रेशन. अगेन जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कॉन्सेंट्रेशन का क्या मतलब है. कभी कभी ऐसा होता है व्हेन यू आर स्टडिंग यू विल से सर आफ्टर स्टडिंग फॉर हाफ एन आवर मेरा कॉन्सेंट्रेशन खराब हो जाता है. सो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है सस्टेन्ड अटेंशन, दैट मीन्स अटेंशन फॉर अ लॉन्गर टाइम. सो इसका मतलब है कॉन्सेंट्रेशन. तो हम चेक करते हैं क्या पेशेंट का कॉन्सेंट्रेशन इंटैक्ट है या नहीं. देन अगर हमें कॉन्सेंट्रेशन चेक करना है तो हमें ऐसा टेस्ट देना पड़ेगा जिसमें पेशेंट को अपनी अटेंशन को थोड़ी देर तक होल्ड करके रखना पड़े. So one of the important test you can remember is serial 7 subtraction test और 100-7 test. So इसमें हम पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देते हैं that you have to subtract 7 out of 100. उसके बाद जो भी आपका आंसर आएगा आप उसमें कंटिन्यू सब्सट्रैक्टिंग 7. तो उसमें आप 7 को माइनस करते रहिए. सपोज पेशेंट सेज 93, 86, 79, 72, 65. So if the patient is able to do this, that means patient अपनी attention को काफ़ी देर तक sustain कर पाया है. That means what is intact? Concentration. So this is one important test which we do for concentration. Again, it has various forms. So sometimes we also ask this patient to subtract 3 out of 40 and continue doing this, or you can do 20 minus 1 test. Okay, so this is again every of these tests is checking concentration. Again very important, one should have a good idea about these tests. Now let's talk about memory. So next cognitive function जो हम assess करते हैं
दैट इज मेमोरी. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मेमोरी क्या होता है. ऑफ कोर्स all of us know memory is a mental process that allows individual to store information which can be recalled later for later recall. तो basically memory का मतलब है हम information को store करते हैं so that we can recall it later. Now based on the duration के according हमने memory को 3 types में divide किया. So let's discuss what are these 3 types. So the first is short term memory or immediate memory. So from the name itself you can make out short term का मतलब है less duration के लिए. So what is the duration of short term or immediate memory? It is in seconds. So if I ask you what was the topic before we discussed, तो you will say sir हम इससे पहले concentration discuss कर रहे थे. That means you remember what happened a few seconds back. So your immediate memory or short term memory is intact. So basically जब हमें test करना होता है immediate और शॉर्ट टर्म मेमोरी को, व्हाट इज द टेस्ट. सो अगेन हमें कोई अलग से टेस्ट नहीं करना. इनफैक्ट ऑल द टेस्ट विच वी हैव डन फॉर अटेंशन एंड कॉन्सेंट्रेशन वो इनडायरेक्टली क्या चेक कर रहे हैं, दे आर इनडायरेक्टली ऑल्सो चेकिंग द इमीडिएट मेमोरी. बट स्टिल इफ द एग्जामिनर स्पेसिफिकली आस्क यू विच इज वन टेस्ट इफ यू want to say which is used for short term or immediate memory, then again we can say digit forward test. Okay, if you want to have a specific test for checking immediate memory or short term memory. Then let's discuss the second type of memory which is recent memory. Again recent memory के नाम से ही पता चल रहा है memory of the past few minutes, hours or days. So हम चेक करते हैं क्या पेशेंट को कुछ मिनट पहले या कुछ आवर्स पहले या कुछ डेज पहले जो चीजें हुई हैं, does he remember? If he is able to remember, then we say that क्या इंटैक्ट है पेशेंट का recent memory. Again there are certain tests which we use for recent memory. One of the tests which we do is 24-hour recall method. So again नाम से ही पता चल रहा है हम पेशेंट से कुछ चीजें पूछते हैं जो पास्ट 24 आवर्स में हुई हैं. अगर पेशेंट वो बता पाता है then we say that his recent memory is intact. So very commonly we ask this patient questions such as what did he had in his last meal. हम पेशेंट से पूछते हैं लास्ट मील में तुमने क्या खाया है. सपोज इफ आई आस्क यू व्हाट डिड यू हैड इन योर लास्ट मील, यू विल बी एबल टू टेल मी सर हमने ये खाया, दिस आई हैड. सो दैट मीन्स व्हाट इज इंटैक्ट, योर रीसेंट मेमोरी इज इंटैक्ट. अगेन अनदर क्वेश्चन you may ask the patient who came to meet you in the morning today. So again you are asking events which happened in the past 24 hours. अगर patient वो बता पाता है then we say that his recent memory is intact. Of course हमें ये सारी information जो आंसर पेशेंट देता है वो उसके फैमिली मेंबर से कोलैबोरेट करना होता है that whether he is saying is correct or not. So if they also say yes he is saying correct, then we say recent memory is intact. So again very important, all these questions sometimes we ask with the patient. Now there is one more test which we do, that is 3-word test. तो हम पेशेंट को 3 words देते हैं. So these 3 words again are different. For example I give a color to the patient. Let me say I said to the patient red. So एक हमने color दे दिया. Then let us say हमने एक emotion दे दिया, that is happy. And let us say I gave him an object, that is apple. तो मैंने पेशेंट को 3 words दिए. I tell him these 3 words, red, happy, apple. Okay, और depending on the language known to him, or I may say मैं पेशेंट को बोल रहा हूँ लाल, खुशी और सेब. तो मैंने पेशेंट को 3 words दिए and then I ask these 3 words at 5 minute, 10 minute and 30 minutes. So मैंने पेशेंट को words दिए, I say I will ask you again. So after 5 minutes मैंने इंटरव्यू करते करते उससे फिर पूछा, फिर 10 minutes में और फिर 30 minutes में. Normally we say that if a person is less than 60 years, so normally we say that in 10 minutes patient will be able to tell all 3 by 3. So generally इसकी हम स्कोरिंग करते हैं 3 by 3. If he is able to tell 2 right, then we say 2 by 3, or if he is able to tell 1, then we say 1 by 3 or 0 by 3. So this is how we score. So normally हम कहते हैं a person less than 60 years, generally 10 minutes में he'll be able to recall all the 3 words. So this is another test for checking recent memory. But very commonly we use this method, 24-hour recall method, and many times this has been asked in the exams as well. So please remember this recent memory. Now let's talk about remote memory. Now again नाम से ही पता चल रहा है remote का मतलब है बहुत far, है ना. Sometimes we say that somebody lives very in a remote place. Remote place मतलब बहुत दूर.
सो रिमोट मेमोरी का मतलब है मेमोरी ऑफ द पास्ट मंथ्स और इवन ईयर्स. सो हम पेशेंट की रिमोट मेमोरी को चेक करते हैं. अगेन वन ऑफ द टेस्ट विच वी यूज टू चेक रिमोट मेमोरी इज पर्सनल इंफॉर्मेशन. So I ask some old personal information of the patient. Suppose I have a 50-year-old male. So 50-year-old male को मैं interview कर रहा हूँ and I am asking this 50-year-old male name of his school or name of his school friends or name of his wife, his children. So I'm asking old information, personal information. If he's able to tell me, then I'll say that his remote memory is intact. So this is about memory. Now again, very interesting. Sometimes we see it. For example, I'll discuss in dementia. So dementia एक organic mental disorder है जिसमें हम discuss करेंगे कि there is cognitive functions are impaired. So one of the cognitive functions जैसे memory impair होता है. काफ़ी बार हम देखते हैं when patients such as in Alzheimer's dementia. So family members, let us say I have a 70-year-old male. फैमिली मेम्बर्स 70-year-old मेल को हमारे पास लेके आए एंड फैमिली मेम्बर से कि सर देयर इज समथिंग एबनॉर्मल. तो हमने असेस किया और हमने बोला कि पेशेंट को डिमेंशिया है. सो बट फैमिली मेम्बर्स विल से सर पेशेंट से आप पुरानी जितनी चीज़ें पूछ लो 10 साल पुरानी 20 साल पुरानी सब कुछ याद है पेशेंट को. सो दैट मीन्स पेशेंट इनिशियली मे हैव इंटैक्ट रिमोट मेमोरी, बट इफ यू आस्क सच पेशेंट्स व्हाट डिड यू हैड इन द मॉर्निंग, हाउ डिड यू केम इन द हॉस्पिटल टुडे, आप किस चीज़ में बैठ के आए. सो ऐसी जो आप रिसेंट मेमोरी वाली या इमीडिएट मेमोरी वाली चीज़ें अगर आप पूछो दे मे बी इम्पेयर्ड. सो अगेन यू शुड नो दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेमोरी बेस्ड ऑन द ड्यूरेशन, बिकॉज समटाइम्स पेशेंट मे हैव इंटैक्ट रिमोट मेमोरी बट आप देखोगे इमीडिएट मेमोरी रिसेंट मेमोरी इज इम्पेयर्ड. सो दिस इज अबाउट मेमोरी. अगेन विल डिस्कस अगेन दिस इन डिटेल व्हेन विल टॉक अबाउट organic mental disorders such as dementia. So these were the basic cognitive function. Now we will discuss what is known as a higher cognitive function. तो अब हम discuss करेंगे कुछ higher cognitive functions. So we'll talk about fund of knowledge और general fund of knowledge. Patient की comprehension कैसे assess करते हैं. Then we'll also talk about calculations. And very importantly, these two will discuss abstract thinking and judgment. So let's discuss the other cognitive functions which are generally considered as higher cognitive function. So अगर basic cognitive functions intact होंगे, then only we'll be able to go and check these higher cognitive functions. So let's talk about fund of knowledge. Now in fund of knowledge or sometimes known as general fund of knowledge, it provides a reasonable estimate of patient store of knowledge और फंड ऑफ जनरल इंफॉर्मेशन. सो क्या पेशेंट का जो बेसिक नॉलेज है या बेसिक जनरल इंफॉर्मेशन है क्या वो रीजनेबली इंटैक्ट है या नहीं, हम वो चेक करते हैं. ओके, सो द जनरल इंफॉर्मेशन द पेशेंट हैज दैट इज चेक. सो जनरली वी कैन डू दिस बाय आस्किंग सर्टन क्वेश्चन. सो टेस्ट आइटम्स कैन बी आस्क्ड. सो यूजुअली हम 10 क्वेश्चंस पूछते हैं पेशेंट से. वी आस्क 10 क्वेश्चन सच एज हाउ मेनी वीक्स आर देयर इन अ ईयर, एक साल में कितने हफ्ते होते हैं, लंग्स कैसे काम करती हैं या लंग्स क्या करती हैं, वाई लाइट कलर्ड क्लोथ्स कूलर होते हैं और डार्क कलर क्लोथ्स दे आर हॉट इन समर, रस्टिंग क्यों होती है, लोहे में जंग क्यों लगती है. तो ऐसे क्वेश्चंस हम पूछते हैं डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट्स एजुकेशनल बैकग्राउंड. सो यूजुअली वी से द क्वेश्चन विच वी आस्क अकॉर्डिंग टू द एजुकेशनल बैकग्राउंड, average patient usually will be able to tell at least 6 answers correctly. So out of 10, at least 6 answers he will be able to tell correctly. So we'll say yes, general fund of knowledge or information is intact. So basically we ask questions depending on the social, cultural, educational, occupational background of the patient. So sometimes again हमें हो सकता है कि patients ऐसे आए जो कि ज़्यादा एजुकेटेड ना हो, दे मे हैव अ डिफरेंट सोशो कल्चरल बैकग्राउंड, रूरल बैकग्राउंड से हैं या अर्बन बैकग्राउंड से हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं. सो समटाइम्स वी कैन आस्क सच क्वेश्चंस लाइक नेम 5 स्टेट्स, 5 रिवर्स के नाम बताओ, 5 सिटीज़ के नाम बताओ, 5 क्रॉप्स या सीजन्स के नाम बताओ, अगेन डिपेंडिंग ऑन द बैकग्राउंड ऑफ द पेशेंट, 5 एनिमल्स, 5 कलर्स. सो ऑल दीज क्वेश्चंस मे बी आस्क्ड डिपेंडिंग ऑन द सोशल कल्चरल ऑक्यूपेशनल बैकग्राउंड ऑफ द पेशेंट. Now next cognitive function is comprehension. Again comprehension के नाम से समझ में आ रहा है whether the person is able to understand and react intelligently in a problematic situation. क्या patient की comprehension intact है या नहीं. So simple questions which we ask, one very simple test which we use to check comprehension is 3 command test.
नो 3 कमांड टेस्ट हम पेशेंट को देते हैं, अगर पेशेंट वो कर पाता है दैट मीन्स ही इज एबल टू अंडरस्टैंड एंड रिएक्ट इंटेलिजेंटली. सो वी गिव सच 3 कमांड्स. हम पेशेंट को बोलते हैं टेक अ पेपर इन योर राइट हैंड, fold it into half and put it on the table. So we have given these 3 commands. If the patient is able to tell, then we say patient की comprehension intact है. कभी कभी simple questions, for example we ask the patient कि point करो fan कहाँ पे है, point करो room में door कहाँ पे है. So again these questions all are telling us that patient की comprehension को हम check कर रहे हैं. अगर patient इसको ठीक से perform करता है, we say his comprehension is intact. Now next is calculation. So now we assess the calculation ability of the patient. Again इसको हम 2 parts में assess करते हैं. One is verbal and the other is written. So verbal में first is we have rote calculations such as simple calculations, addition, subtraction, multiplication, division. Then we also ask complex जो patient को verbally करनी होती है, थोड़ी सी difficult level पे. Then in written we again increase the level when we ask written calculations, so थोड़े complex calculation, again addition, subtraction, multiplication, division ये हम check करते हैं. So depending, again this will all depend on the educational and the other background of the patient. So उसके according हम ये calculations को basically we can devise. So this is how we check the calculation. Now let's talk about another very interesting phenomena which is assessed in the patient, that is abstract thinking. Now abstract thinking का मतलब क्या है? Let's try to understand. Abstract thinking का मतलब है ability to understand hidden meanings or ability to form concepts. क्या patient hidden meanings को understand कर पा रहा है या patient concepts को form कर पा रहा है, उसका मतलब है abstract thinking. Now for example again आप अगर किसी art gallery में जाओ, so you may find such paintings are there on the wall. तो आप ऐसे कुछ paintings देखोगे and people may be staring on hours and hours. कुछ लोगों को इस painting में कुछ दिख रहा होगा, कुछ लोगों को इस painting में कुछ दिख रहा होगा, वो उसे कहते हैं abstract art. Abstract thinking का मतलब है क्या हम hidden meaning को समझ पा रहे हैं, क्या हम concepts form कर पा रहे हैं. This is abstract thinking. Normally all of us have an intact abstract thinking. Now there are 2 important tests which I want you to remember to check abstract thinking. So पहला test है abstract thinking का proverb testing. Proverbs का मतलब क्या होता है? मुहावरे. So हम patient को कुछ proverbs देते हैं, मुहावरे देते हैं. Again we know कि proverbs या मुहावरों का एक hidden meaning होता है. So for example अगर मैं आपसे पूछूं that pen is mightier than sword. So if I ask you कि इस proverb का मतलब क्या है? हम सब ने proverb सुना है, कलम की ताकत तलवार की ताकत से ज़्यादा होती है. So if I ask you the meaning, so you will say सर इसका मतलब ये है that intelligence is more powerful than muscle, है ना? So इसका एक deeper meaning है. Suppose one of the patient says सर मैं इसका मतलब बताता हूँ. इसका मतलब ये है कि अगर मैं किसी से फाइट कर रहा हूँ और मेरे हाथ में पेन है और दूसरे पर्सन के हाथ में स्वॉर्ड है, तो आई विल विन बिकॉज आई एम होल्डिंग अ पेन. क्या इसका मतलब ये है? नहीं, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है. इसका मतलब ये है कि पेशेंट इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द डीपर मीनिंग. दैट मीन्स सो सिर्फ सुपरफिशियली पेशेंट समझ पाए. सो दैट मीन्स हिज एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इज इम्पेयर्ड, जिसको हम बोलते हैं कंक्रीट थिंकिंग. विल डिस्कस दिस. सो पहला टेस्ट है प्रोवर्ब टेस्टिंग. What is another test which we use to check abstract thinking? Another test is, so second test you can remember, ये test का नाम है similarity testing. Again नाम से ही पता चल रहा है, हम 2 objects के बीच में, 2 चीज़ों के बीच में similarity पूछते हैं patient से. Suppose मैं आपसे पूछता हूँ what is the similarity between a car and a plane? तो आप मुझे क्या बोलोगे? Sir, both of them are mode of transport. So you will say, sir, both of them are mode of transport. You are able to tell me the similarity. आप बता पा रहे हो मुझे कि क्या similarity है? That both of them are means of transport. Right? Now suppose one of my patient, so I ask this question to the patient also. तो patient बोलता है, सर इसमें ये similarity है. मैं बताता हूँ. Similarity ये है कि दोनों में टायर हैं, दोनों में सीट हैं, दोनों मेटल से बने हुए हैं. सो पेशेंट सिर्फ ये सिमिलैरिटी बता पाता है. सो वेयर वी से कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इंटैक्ट है और कहाँ पे हम बोलते हैं इम्पेयर्ड है. सो कैन यू सी
सो व्हेन यू से दैट बोथ ऑफ देम आर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, इसका मतलब है आप फंक्शनल सिमिलैरिटी बता पा रहे हो, आप उन दोनों के बीच में जो बिगर सिमिलैरिटी है वो बता पा रहे हो। वाइल जो पेशेंट बोल रहे हैं सर टायर हैं, सीट हैं, मेटल से बने हैं, वो सिर्फ स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी बता पा रहे हैं, ऊपरी सिमिलैरिटी बता पा रहे हैं, इज नॉट एबल टू सी द बिगर पिक्चर। सो व्हेन समवन इज एबल टू टेल फंक्शनल सिमिलैरिटी, हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इज प्रेजेंट, इज इंटैक्ट, वाइल हम यहाँ बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इज इम्पेयर्ड। एक और एग्जाम्पल, आप पेशेंट से पूछते हो व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन एन एप्पल एंड एन ऑरेंज, तो अगर मैं आपसे पूछूं एप्पल एंड ऑरेंज में क्या सिमिलैरिटी है, आप बोलोगे सर दोनों ही फ्रूट्स हैं। सो यू आर एबल टू सी द फंक्शनल सिमिलैरिटी, बट पेशेंट से सर बोथ ऑफ देम आर राउंड, दोनों राउंड है, बोथ ऑफ देम आर रेडिश ऑरेंज इन कलर, तो पेशेंट सिर्फ ये सिमिलैरिटी बता पा रहे हैं, ओनली स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी, तो हम बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इज इम्पेयर्ड। सो दीज आर द टू टेस्ट जो हम यूज करते हैं टू चेक द एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। सो अगर किसी पेशेंट में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इम्पेयर्ड है, लॉस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, उसे हम बोलते हैं कॉन्क्रीट थिंकिंग, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर आपसे कोई पूछे कि कॉन्क्रीट थिंकिंग का मतलब क्या है, कॉन्क्रीट थिंकिंग का मतलब है उसकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इम्पेयर्ड हो गई है, नाम से ही पता चल रहा है, कॉन्क्रीट का मतलब है सुपरफिशियल, पेशेंट सिर्फ सुपरफिशियल मीनिंग ही बता पा रहा है, ही इज नॉट एबल टू गो डीपर इनटू द मीनिंग। सो दिस इज लॉस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। और लॉस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कहाँ मिलेगी, इट मे बी सीन इन कंडीशन सच एज स्किज़ोफ्रेनिया, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्लीज रिमेंबर, लॉस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कहाँ मिलेगी, इट कैन बी सीन इन कंडीशन सच एज स्किज़ोफ्रेनिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट कॉग्निटिव फंक्शन जो कि है जजमेंट। अगेन नाम से ही पता चल रहा है हमें व्हाट इज जजमेंट। जजमेंट का मतलब है एबिलिटी टू मेक राइट डिसीजन। फॉर एग्जाम्पल एक कोर्ट रूम में एक जज लिसन्स टू ऑल द एविडेंस, सारे एविडेंसेस को सुनता है, और उसके बाद जज पासेस अ डिसीजन, सो पासेस अ जजमेंट, सो दैट इज नोन एज जजमेंट। सो व्हाट इज जजमेंट? जजमेंट मीन्स एबिलिटी टू मेक राइट डिसीजंस बेस्ड ऑन द सर्कमस्टांसेस। सो एवरी डे इन आवर लाइव्स हम लोग कुछ ना कुछ जजमेंट्स, कुछ ना कुछ डिसीजंस लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप सुबह उठे और एक थॉट आया, लेट मी गो आउट and watch a movie. एक थॉट आया, let me go out and have a cup of coffee with my friends. Then एक और थॉट आया, let me watch my favorite series on Netflix. But then one thought came, no, my exams are approaching, तो मुझे पढ़ाई करनी चाहिए, and you decided to study. So you made the right decision. That is known as judgment. So हम patient की judgment assess करते हैं. Again, judgment are of various types. So let's discuss some of the important types of judgment. So 3 important types की judgment हम assess करते हैं. One is test judgment, second is social judgment, and third is personal judgment. So let's try to understand ये होता क्या है. Now when we talk about test judgment के नाम से हमें पता चल रहा है what do we do, हम patient को एक टेस्ट देते हैं, मतलब कि we give a hypothetical situation to the patient. हम patient को एक hypothetical situation देते हैं और हम patient से पूछते हैं that what the patient will do in that situation. So very commonly हम patient से पूछते हैं this fire problem. So suppose I ask you what will you do अगर neighbors के घर में आग लग जाए तो, if the neighbor's house catches fire, तो क्या करोगे? So similarly we ask such question to the patient. So some of us may say sir मैं fire brigade को बुलाऊंगा, some of us may say sir I will try to help the neighbors, I will try to gather everyone so that we can help. So this is that your judgment is intact. Suppose a patient says sir what I will do, I will pour kerosene in the fire, मैं fire में kerosene को डाल दूंगा. So tell me, is the test judgment intact or impaired? This is telling us that the test judgment is impaired. So remember, judgment is impaired. So when we say judgment is impaired, again usually it is seen in psychosis. So in conditions such as psychosis, that is schizophrenia, we'll talk about this judgment may be impaired. So another such questions can be asked. For example, हम पूछ सकते हैं patient से, suppose there is a 2-year-old child crying in front of your house. आपके घर के बाहर एक 2 साल का बच्चा अकेला रो रहा है, क्या करोगे? So we may think, we may say that sir मैं बच्चे को कंसोल करूंगा, उसको चुप करवाऊंगा,
I will give him some food, offer him water, take him to a police station. So I will try to help search his parents. So these are the things which is telling me कि judgment intact है. Suppose a patient says, sir, you know what I will do? I will kidnap the child. So here again, we can see from the answers that the judgment is impaired. So again, judgment may be impaired in psychosis, that is schizophrenia. Now let's talk about the next judgment. So next judgment is social judgment. Again, social judgment हम कैसे assess करते हैं? Social judgment basically we assess by seeing the social behavior of the patient. Again, सोशल जजमेंट के लिए हमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछना, हम पेशेंट का सोशल बिहेवियर देखते हैं या फैमिली मेम्बर से पूछते हैं. सपोज एक वार्ड में एक पेशेंट है जो अपनी शर्ट उतार के ही स्टार्ट्स डांसिंग इन द वार्ड. सो टेल मी, ये जो सोशल बिहेवियर है ये अप्रोप्रिएट है या इनअप्रोप्रिएट है? इट सीम्स टू बी इनअप्रोप्रिएट. सो हियर दैट मीन्स सोशल जजमेंट इज impaired. So this is how we assess social judgment. And the last judgment is personal judgment. Then हम देखते हैं पेशेंट की पर्सनल जजमेंट कैसी है. Again, personal judgment can be observed by seeing how the patient is maintaining his personal care, अपनी personal hygiene कैसे maintain कर रहा है. So if the patient is not taking regular bath, is having very poor grooming, smell is coming, so again we may say that personal judgment is impaired. Also, we can check it by asking certain questions that what will you do after discharge. So we can ask questions such as what will you do after getting discharged from the hospital. So some patient may say, sir, I will go and rejoin my duty. I will go and take care of my family members. उनका ध्यान रखूंगा मैं. So then we say that personal judgment is intact. Suppose one patient says that when I go back, I will take revenge from my neighbor who is planning against me. So this may tell us that the personal judgment is impaired. So these are the three important types of judgment हम assess करते हैं. Generally, when we assess, so we make an impression कि judgment is intact or the judgment is impaired, and we can again make an impression. जब हम assess करते हैं तीनों judgment को, we can make an impression कि judgment overall intact है या impaired है. So these were the important cognitive functions जो हमने डिस्कस किए. हमने basic cognitive functions डिस्कस किए, and then over that we have also discussed some higher cognitive functions. Let's discuss the last and very important aspect of the MSc, which is insight. Again, this is very very important. Now मेडिसिन में, सर्जरी में, OBG में हम पेशेंट की इंसाइट असेस नहीं करते यूजुअली, है ना. आपके पास अगर कोई पेशेंट आता है इन द इमरजेंसी और इन द वार्ड, सच एज लेट अस से विद पेन इन एब्डोमेन, पेशेंट कह रहे हैं मुझे पेट में दर्द है, तो क्या हम इस पेशेंट से ये पूछते हैं, सर या मैम आपको पता है आपके पेट में दर्द है? सो दैट मीन्स ऑफ कोर्स वी डोंट चेक द इंसाइट, बिकॉज यूजुअली इन मेडिसिन, सर्जरी एंड अदर स्पेशलिटीज पेशेंट हैज इंसाइट. बट समटाइम्स इन साइकाइट्री पेशेंट में कम एंड से, सर आई एम ऑल राइट, आई थिंक माई फैमिली मेम्बर्स को कोई प्रॉब्लम है, दे हैव गॉन क्रेजी, आप उनको ठीक करो. बट एक्चुअली में द प्रॉब्लम इज विद द पेशेंट. सो इन साइकाइट्री वी असेस द इनसाइट. सो इनसाइट का मतलब क्या है? इनसाइट का मतलब है अवेयरनेस ऑफ द इलनेस. हम असेस करते हैं कि क्या पेशेंट अपनी इलनेस से अवेयर है या नहीं. नाउ अगेन विल टॉक अबाउट दिस क्लासिफिकेशन. जब हम क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे साइकाइट्रिक डिसऑर्डर्स की, ओल्डर टाइम्स में हम साइकाइट्रिक डिसऑर्डर्स को क्लासिफाई करते थे एज ऑर्गेनिक डिसऑर्डर्स एंड एज फंक्शनल डिसऑर्डर्स. Functional disorders can further be classified into neurosis and psychosis. तो usually हम बोलते हैं that in neurosis insight is present. So for example, somebody having anxiety disorder, एक anxiety disorder का patient हमारे पास आया, they will say, sir, I am having some problem, please help me. So they have awareness of the illness. While in psychosis, we may find that the insight is absent. So for example, in conditions such as schizophrenia, so patient with schizophrenia may come and say that I don't have any problem, but जब आप history लोगे, patient से बात करोगे, you will see that no, patient is having some problem, but patient says I don't have any problem. So this is insight absence or lack of insight. Now let's talk about grades of insight. तो जब हम grades of insight discuss करेंगे, there are 5 grades of insight. So we'll start with grade 1, जिसका मतलब है there is a complete denial of the illness, and gradually you will see with the increasing grade the insight is increasing. So grade 1 insight is complete denial. So patient says, sir, I don't have any problem, I'm absolutely all right. So there is complete denial of having any illness. Then what is grade 2? Grade 2 में there is slight awareness of being sick. Patient में say, yes sir, मुझे लगता है मुझे कुछ problem है, थोड़ी sleep disturbance है, कुछ और issues हैं, but
then patient may just deny it at the same time. So एक इंटरव्यू में patient may just say that हाँ I think I have some problem, but suddenly at the same time the patient may also deny it. So this is grade 2. Then grade 3 or the level grade 3 insight means there is awareness of being sick. Patient कहेगा हाँ sir I think I am having some issues, but patient उन issues को उस illness को attribute करेगा to some external factors. So patient may say sir because there is so much work in my office, मेरे घर में बहुत issues हैं. So patient will attribute the illness to some external factors, और पेशेंट में attributed to some physical factors. सर गर्मी बहुत ज़्यादा है, नॉइज पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, बिकॉज ऑफ दोज थिंग्स आई एम हैविंग प्रॉब्लम. और पेशेंट में attributed to some medical condition. पेशेंट में से सर बिकॉज आई एम हैविंग डायबिटीज़, मुझे ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, अगेन मे attributed to some medical issues, or may just say that I am having some problem or due to some unknown factors. So is attributing the illness to these factors. Then हम कहेंगे उसे grade 3. Then grade 4 is intellectual insight. Again try to understand intellectual insight का मतलब है intellectually तो patient को पता है कि उसे illness है, but patient कोई behavioral changes नहीं कर रहा. So what is intellectual insight? Intellectual insight means awareness of being ill. So patient knows that my symptoms are because of my own, मेरी अपनी irrational feelings, thoughts, उसकी वजह से मुझे problem है. So there is insight, but patient does not apply this knowledge to change his behavior accordingly. So डॉक्टर ने, थेरेपिस्ट ने, नर्सिंग स्टाफ ने पेशेंट को एडवाइजेस दी हैं, बट पेशेंट वो सब फॉलो नहीं कर रहा. पेशेंट मेडिसिन रेगुलरली नहीं ले रहा, पेशेंट थेरेपी पे रेगुलरली नहीं जा रहा, पेशेंट लाइफस्टाइल चेंजेस नहीं कर रहा. मतलब इंटेलेक्चुअली ही नोज दैट ही इज हैविंग प्रॉब्लम, बट ही इज नॉट अप्लाइंग दिस नॉलेज टू चेंज हिज बिहेवियर. है ना, फॉर एग्जाम्पल हमें पता है हमें पढ़ाई करनी है, इंटेलेक्चुअली वी नो, but we are not using this knowledge to study. So this is intellectual insight. And the last is grade 5. So this is the highest level of insight. Again see true emotional insight. इसे कहते हैं true emotional insight. Here patient is aware of being ill and he knows the symptoms are due to his own irrational feelings या उसके अपने thoughts की वजह से, and now this leads to significant change in the future behavior. पेशेंट मेडिसिन रेगुलरली ले रहा है, थेरेपी पे, काउंसलिंग में रेगुलरली जा रहा है, इज मेकिंग लाइफस्टाइल चेंजेस. सो दिस इज नोन एज द हाईएस्ट लेवल ऑफ इनसाइट. सो यू नो यू शुड स्टडी एंड यू आर ऑल्सो अप्लाइंग दिस नॉलेज एंड यू आर स्टडिंग रेगुलरली. सो दिस इज ट्रू इमोशनल insight. So these are the 5 grades of insight you should know about. So this was about mental status examination. So we've tried to discuss all the important headings of the MSc, and also we've tried to discuss in detail so that हमें बेसिक जो फेनोमिनोलॉजी है, साइंस एंड सिम्टम्स हैं साइकाइट्रिक मेंटल हेल्थ नर्सिंग के, वो समझ में आए. सो दैट जब हम डिसऑर्डर्स डिस्कस करेंगे, लेट अस से स्किज़ोफ्रेनिया, so we don't have to again go into the details. We know what is delusion, we know what is hallucination, we know what are disorganized speech symptoms. So we have covered some of the important basics. Now when we talk about MSc, a very interesting question comes कि how often, कितना frequently हमें MSc एक पेशेंट में करना चाहिए. So again the answer will lie on the symptom severity, कितने symptoms severe हैं, and also हम किस setting में patient को treat कर रहे हैं, whether the patient is admitted with us in the inpatient facility or we are treating the patient in OPD, outpatient facility. Now first is depending on the symptom severity. So अगर symptoms बहुत ज़्यादा severe हैं, so we may have to do it every 6 hourly और 8 hourly हमें MSc करना पड़ता है. Usually again when we see when the symptoms are not very severe, so अगर हमारे पास patient is in the inpatient facility, तो usually हम every day, so you know in a day we do MSc, and again we have discussed MSc काफ़ी डिटेल में होता है. So sometimes when we see every day the patient are stable, so we may do quick MSc and we do some of the important headings under MSc, and हम डिटेल में MSc every 2 to 3 days कर सकते हैं. So of course if it is asked, so you can answer it every day we may do MSc. And of course OPD facility में जब हम patient treat कर रहे हैं, so कितना frequently हम patient को बुला रहे हैं. Initially we may ask the patient to follow up in a week or 2 weeks, then after a month or maybe more. So depending on how frequently we are asking the patient to come, so जब भी हम patient को OPD में देखते हैं we do an MSc. So this was about mental status examination. So before ending this video, let's try to discuss some important questions which we have discussed. So the first question is, a 20-year-old patient is admitted in the hospital for a routine surgery.
The patient shouts in the middle of the night, seeing someone standing outside the window. So patient को अपनी window के बाहर कोई दिखाई दे रहा है and he shouts. A hospital nurse came rushing and she switches on the light. The patient finds that it was actually the curtains which were moving because of the strong winds. What is this phenomena experienced by the patient? First of all, please try to understand what is the abnormality here. He's seeing something, so he's perceiving something, so that means it's an abnormality of perception. So earlier he thought that somebody is standing outside, उसे दिखा कि कोई बाहर है, but जैसे ही लाइट जलाई तो पता चला no, actually वो तो curtains थे जो move कर रहे थे. So this is a false perception of a real object. Real object क्या था? Curtains were moving, but false perception क्या था? उसको दिखा कि कोई खड़ा है बाहर. So what is this phenomena known as? We have talked about this जब हमने डिस्कस किया था abnormalities of perception में. Very good. The answer is illusion. So this is an example of illusion. Illusions are false perception with a real object. Remember that snake rope example we discussed? So this is illusion. Now next, another interesting question. All are true about pseudo hallucination except. Again, it is an abnormality of perception. So pseudo hallucination, just like hallucination, we know they are very clear, vivid as real. Patient को ऐसा लगेगा जैसे actually में वो चीज़ है. So this is true. So A is true. They are not under the control. Voluntary control, again, they are similar to hallucination. They are also not under voluntary control. Patient के अपने will में या will control में नहीं है. They occur without stimulus. Yes, they also occur without stimulus. Option D, they are perceived in outer objective space. This is wrong. This is the definition of hallucination. We know pseudo hallucination, they are experienced in the inner subjective space. In the inner subjective space. So the right answer, you have to choose which of the following is true except. So again, very important, जब भी आप MCQ solve करते हो, please read these terms carefully. उन्होंने पूछा है which of the following is a false statement. So that is the right answer. Now next point or the next question is, while interviewing a second year psychiatry resident, ask a patient admitted in the ward, what will he do if his neighbor's house catches fire, is on fire? So what is the test being conducted here? So again आप देख रहे हो एक resident एक patient को interview कर रहा है और ऐसा question पूछता है. So basically if you can see यहाँ पे hypothetical situation patient से पूछी गई और पूछा गया what he will do. So हम judgment assess कर रहे हैं. कौन सी judgment? Yes, very right. We are assessing test judgment of the patient. Of course it is not insight. Insight का तो मतलब है awareness of illness. हम patient से पूछते हैं कि क्या patient aware है अपनी illness को लेके. Again it is not abstract thinking. If you remember, abstract thinking मतलब ability to understand hidden meaning or to form concept. उसके लिए हमने दो टेस्ट डिस्कस किए थे. One was proverb testing and another was similarity testing. Okay, so that is also not the right answer. And of course social judgment is also not the right answer. Social judgment we generally observe the patient या patient के social behavior के बारे में हम पूछते हैं family members से, informant से. So the right answer here is test judgment. Now the last question is, a resident asked a 30-year-old patient admitted in the psychiatry ward whether she is having any illness. So what is being assessed here? Again this becomes very simple. What are we assessing? हम patient से पूछ रहे हैं कि क्या patient aware है अपनी illness को लेके. Right, here we are assessing insight. Of course it is not perseveration. Perseveration तो हम patient से बात करते हैं, वो हर question का आंसर same words में देता है, so वो perseveration है. Of course it is not delusion. We know delusion, these are false belief, and of course it is not hallucination. So what are we assessing? We are assessing the insight of the patient. So this was about some important questions so that you get an idea how questions may be framed from these topics. Now last message again from my side. I always say this, है ना, every day we see challenges comes in our life, है ना, there may be exams and so many other challenges. So I always say this, that always one should keep smiling. Try to smile a few minutes every day. Again smiling से क्या होगा? It will not change the circumstances. Circumstances change नहीं होंगे. But I always say this कि when you keep smiling, have that attitude, you will see that the way you are handling the circumstances वो change हो जाएगा. So हमेशा कुछ time के लिए, every day just have a smile on your face. Try to be happy, cheerful whenever you are in any kind of situation, and always keep moving forward.
टेक वन डे एट अ टाइम, एक दिन को एक दिन कितना लो एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड, जितना हम एक दिन में कर सकते हैं, एंड देन start the next day as a new day. So this was some small messages from my side. So thank you very much. May God bless you all.